Welcome to Peshawar Model School Boys 3 Science Online Class for Class 5. Today's task is आज का जो हमारा टास्क है उसमें हमने करना है फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रिटन वर्क करना है। ठीक है, आज का जो हमारा टास्क है वो हमारा रिटन वर्क है, हमने रिटन वर्क करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना रिटन वर्क करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 इन क्लास वर्क कॉपी हम अपना रिटन वर्क स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यूनिट नंबर 5 प्लांट्स के बारे में हमारा था वो कंप्लीट हो चुका है। हमने रिटन वर्क करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे अपनी क्लास वर्क की नीट नोटबुक में। ठीक है, उसके बाद हमने बुक में रिटन वर्क करना है। बुक वर्क एक्सरसाइज क्वेश्चन 2, 3, 4 कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है हमने आज? एक्सरसाइज 2, 3, 4 करनी है। और कौन से पेजेस पे हमने करनी है? पेज नंबर 49 एंड 50। ठीक है, हम अपना रिटन वर्क आज करेंगे। आपको समझ आ रही है मेरी बात की? टुडे वी आर गोइंग टू डू आवर रिटन टास्क, रिटन वर्क। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 क्लास वर्क कॉपी में। उसके बाद हमने बुक एक्सरसाइज करनी है। बुक में हमने एक्सरसाइजेस करनी है क्वेश्चन 2, 3 और 4। और पेज नंबर कौन सा होगा हमारा? 49 एंड 50। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 से। ठीक है, हम बाकी भी इस यूनिट के क्वेश्चंस जो हैं वो नीट कॉपी में कर चुके हैं और आगे हम अब क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे अपनी नीट नोटबुक में। नीटली हम करेंगे। ठीक है, हम ऊपर लिखेंगे नीट नोटबुक जो आपकी क्लास वर्क कॉपी है। आप न्यू पेज पे हम जाएंगे। ठीक है, न्यू पेज पे सबसे पहले ऊपर हम आज की डेट लिखेंगे, मार्जिन लाइन लगाएंगे। उसके बाद हम फर्स्ट लाइन में मार्कर के साथ लिखेंगे यूनिट नंबर 5। यूनिट 5 को हम अंडरलाइन करेंगे पेंसिल के साथ बहुत ही नीटली। उसके बाद लाइन गैप के साथ हम नेक्स्ट लाइन पे आएंगे और वहाँ हम लिखेंगे क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर्स की हेडिंग देंगे कैपिटल लेटर्स में और क्वेश्चन आंसर के हेडिंग को हम पेंसिल के साथ बिल्कुल नीटली अंडरलाइन करेंगे। आपको समझ आ रही है? यूनिट 5 की हेडिंग देंगे। न्यू लाइन पे आप आएंगे लेकिन मेक श्योर कि आपने लाइन गैप जो है वो ज़रूर देनी है। न्यू लाइन पे आप आएंगे, क्वेश्चन आंसर्स की आप हेडिंग देंगे कैपिटल क्यू कैपिटल, ए कैपिटल, यूनिट का यू कैपिटल, रेस्ट ऑफ द लेटर्स विल बी स्मॉल। सारे लेटर्स आपने कैपिटल यूज़ नहीं करने। ठीक है, सिर्फ यूनिट का यू, क्वेश्चन का क्यू और आंसर का ए कैपिटल। आफ्टर दैट आपने हेडिंग्स को अंडरलाइन करना है। देन आपने अनदर लाइन गैप देनी है। हेडिंग्स के बाद आपने एक और लाइन गैप देनी है जैसे हम नीट कॉपीज़ में देते हैं। ठीक है, लीव अनदर लाइन, आप एक और लाइन गैप देंगे। आप आएंगे क्वेश्चन लिखने पर। ठीक है, आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। विच क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 7। आप क्वेश्चन नंबर 7 राइट अ ब्रीफ नोट ऑन वेस्कुलर सिस्टम फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क यहाँ नहीं आ रहा। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन वेस्कुलर सिस्टम। आप वेस्कुलर सिस्टम के ऊपर हमने ब्रीफ नोट लिखना है। ब्रीफ का मतलब है कि आपने ज़्यादा डिटेल से नोट नहीं लिखना। ब्रीफली मीन्स शॉर्टली। ठीक है, ब्रीफली मीन्स शॉर्टली के शॉर्ट फॉर्म या छोटा सा आपने, ब्रीफ का मतलब है कि आपने एक छोटा सा वेस्कुलर सिस्टम के ऊपर नोट लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन आपने लिख लिया है, आपने फुल स्टॉप लगाना है। देन आपने एक और लाइन गैप देनी है। आफ्टर दिस आप लाइन गैप, आफ्टर राइटिंग द क्वेश्चन लीव अनदर लाइन। क्वेश्चन लिखने के बाद एक और लाइन छोड़ें। न्यू लाइन पे आप आएँ, आप लिखें आंसर, आंसर। ठीक है, अच्छा आप क्वेश्चन ब्लू मार्कर के साथ बहुत ही नीट क्वेश्चन आपने लिखना है। ठीक है, ओके। अब वेस्कुलर सिस्टम की आप हेडिंग दे देंगे। आप वेस्कुलर सिस्टम की हेडिंग आप कैपिटल लेटर्स में देंगे। अंडरलाइन द हेडिंग, हेडिंग को आप अंडरलाइन कर लें। राइट द क्वेश्चन, लीव अनदर लाइन, इन द नेक्स्ट लाइन गिव द हेडिंग वेस्कुलर सिस्टम।
वेस्कुलर सिस्टम की हेडिंग दें, अंडरलाइन द हेडिंग, हेडिंग को नीटली पेंसिल के साथ अंडरलाइन कर ले। ओके, नाउ लीव अनदर लाइन, एक और लाइन छोड़ें, न्यू लाइन पे आप आएँ, आप इसको नंबरिंग देंगे। नंबर 1, वेस्कुलर सिस्टम इज़ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट्स। आपका पॉइंट नंबर 1 क्या आ जाएगा? वेस्कुलर सिस्टम इज़ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट। वेस्कुलर सिस्टम प्लांट्स का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, फुल स्टॉप। नाउ लीव अनदर लाइन एंड कम टू अ न्यू लाइन, एक न्यू लाइन पे आप आए। नंबर 2, इट कंसिस्ट ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम। It consists of tubes called xylem and phloem, full stop। ठीक है, वेस्कुलर सिस्टम जाइलम और फ्लोएम ट्यूब से बना हुआ है। नाउ लीव अनदर लाइन और थर्ड लाइन पे आप आएँ। थर्ड पॉइंट, जाइलम कैरी वाटर अराउंड द प्लांट, फुल स्टॉप। जाइलम कैरी वाटर अराउंड द प्लांट, फुल स्टॉप। ठीक है, जाइलम कैरी वाटर। अब जाइलम का क्या फंक्शन है? चूँकि वेस्कुलर सिस्टम जाइलम और फ्लोएम से बना हुआ है, तो जाइलम जो है वो वेस्कुलर सिस्टम के लिए क्या काम करता है? जाइलम कैरी वाटर अराउंड द प्लांट, फुल स्टॉप। अब फ्लोएम जो है वो वेस्कुलर सिस्टम के लिए क्या काम करता है? नंबर 4, फ्लोएम कैरी फूड अराउंड द प्लांट। फ्लोएम कैरी फूड अराउंड द प्लांट, फुल स्टॉप। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आपने एंडिंग लाइन ड्रॉ करनी है पेंसिल के साथ। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन आपने ब्लू मार्कर के साथ लिखा, हेडिंग आपने कैपिटल लेटर्स में दी, अंडरलाइन द हेडिंग, और लाइन गैप के साथ आप जो है अपना क्वेश्चन पॉइंट्स में लिखेंगे कि वेस्कुलर सिस्टम इज़ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ प्लांट। It consists of tubes called xylem and phloem. Xylem carry water around the plant. Phloem carry food around the plant. स्पेलिंग का बहुत आपने ख्याल रखना है, और सबसे ज़्यादा आपने गैप का बहुत ख्याल रखना है कि वर्ड्स के दरमियान आपकी पेंसिल गैप जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। आपके वर्ड्स जो हैं आप उनमें गैप ज़रूर होना चाहिए। नीटनेस का आपने बहुत ख्याल रखना है, मार्जिन लाइन का बहुत, और एंडिंग लाइन का भी। आपका क्वेश्चन जो है ये बहुत नीट होना चाहिए, क्योंकि इसको आप अपनी नीट कॉपी में, क्लास वर्क कॉपी में आप कर रहे हैं। ठीक है, दिस इज़ योर नोटबुक, और जितनी नीट आपकी नोटबुक होगी उतनी ही ये अच्छी लगेगी। सो मेक श्योर कि आपका जो काम नीट कॉपी में हो रहा है वो बहुत नीट हो। ठीक है, आंसर लिखने के बाद आपने पेंसिल के साथ, फुट के साथ एंडिंग लाइन लगानी है, और आपसे कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। देन टेक आउट योर बुक्स, अपनी बुक्स आप खोलें, पेज नंबर 49 एंड 50। ठीक है, पेज नंबर 49 पे आप जाएंगे। पेज 49 पर क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा चूज़ द करेक्ट आंसर्स के बारे में था। प्रीवियस लेसन में हम वो डिस्कस कर चुके हैं। अब आपने बुक खोलनी है पेज नंबर 49 पर। पेज 49 पर अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, पेज 49 पर हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। मैच द डेफिनेशन इन कॉलम ए विद द करेक्ट टर्म इन कॉलम बी। ठीक है, now on page 49 we are going to do match the column A with column B। so आप सब ने बहुत केयरफुली मेरे साथ कॉलम A और कॉलम B जो है पेज नंबर 49 पर क्वेश्चन नंबर 2 करना है। एंड मेक श्योर कि आप पेंसिल के साथ कॉलम A और कॉलम B करें, और आप जो लाइंस लगा रहे हैं कॉलम ए को कॉलम बी के साथ मैच करने के लिए, ये सारी लाइंस आप फुट के साथ लगाएंगे, ताकि आपका बुक वर्क जो है वो भी बहुत नीटली हो। ठीक है, समझ आ रही है ना आपको बात की? ओके, सो हम कॉलम ए पे आते हैं। नंबर 1 है कॉलम ए में, अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैविंग ओनली 1 सीड लीफ। पौधों का वो ग्रुप जिनका सीड जब जर्मिनेट करता है तो वो 1 सीड लीफ प्रोड्यूस करता है,
वो कौन सा ग्रुप है, ठीक है। अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैविंग ओनली वन सीड लीफ, इसका आंसर है मोनोकॉट। मोनोकॉट, मोनो मीन वन, सो अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैविंग ओनली वन सीड लीफ आर कॉल्ड मोनोकॉट। नंबर 1 को आप एफ ऑप्शन मोनोकॉट के साथ मैच करेंगे। और जितना नीट आपको ये एरो नज़र आ रहा है, आपके बुक के ऊपर भी ये एरो इतना ही नीट और क्लियर होना चाहिए। हम अपने दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे, नंबर 2, कॉलम ए में द प्रोटेक्टिव आउटर कवरिंग ऑफ अ सीड। सीड की जो बैरूनी तह है या कवर है, जो इसको कवर अप करके रखती है, जो उसकी हिफाजत करती है, उसको क्या कहते हैं, ठीक है। सीड की जो कवरिंग है, जो कि सीड की प्रोटेक्शन करती है, हिफाजत करती है, उसको क्या कहते हैं? सो सीड कोट, सीड कोट। सो नंबर 2 को आपने मैच करना है किसके साथ? ऑप्शन ई के साथ। नज़र आ रहा है आपको, समझ आ रही है ना? ओके, नाउ नंबर 3, अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैविंग नेकेड सीड्स, ठीक है। पौधों का वो ग्रुप जिनके जो सीड्स हैं वो नेकेड सीड्स होते हैं। नेकेड सीड्स का मतलब है कि उनके सीड्स जो हैं वो फ्रूट्स में, वो फ्रूट या फ्लावर के अंदर नहीं होते हैं। उन पौधों को हम क्या कहते हैं? उन पौधों को हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म। दे आर कॉल्ड जिम्नोस्पर्म। सो नंबर 3 को हमने मैच करना है किसके साथ? ऑप्शन ए के साथ। नंबर 3 को हमने मैच करना है ऑप्शन ए के साथ। समझ आ रही है आपको? ठीक है, क्लियरली करना है। ये एरोज़ आप देख रहे हैं, ये आपके एरोज़ भी इतने ही क्लियर हो। ओके, अब हम नंबर 4 पे जाएंगे। नंबर 4 है अ ग्रुप ऑफ प्लांट्स हैविंग सीड्स इनक्लोज्ड इन अ फ्रूट। पौधों का वो ग्रुप जिनके जो बीज हैं वो फल के अंदर बंद होते हैं, ठीक है। पौधों का वो ग्रुप जिनके जो बीज हैं वो फल के अंदर बंद होते हैं, उनको क्या कहते हैं? ठीक है, उन पौधों को हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म्स। दे आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म्स। सो नंबर 4 हमारा किसके साथ मैच हो रहा है? ऑप्शन बी के साथ, ठीक है। आपकी ये एरोज़ या जिस तरह भी आप कॉलम ए बी कर रहे हैं, ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ओके, नाउ नंबर 5, a leaf-like structure found inside a seed. A leaf-like structure found inside a seed. पत्ते की तरह एक साख्त है या शक्ल है, ठीक है, जो कि मौजूद है एक बीज के अंदर। जब एक बीज जो है वो जर्मिनेट करना शुरू करता है तो उस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? ठीक है, उसको कहते हैं कॉटिलीडन्स। A leaf-like structure found inside a seed is called cotyledon. So नंबर 5 को हम मैच करेंगे ऑप्शन सी के साथ। नंबर 5 हमारा मैच हो रहा है ऑप्शन नंबर सी के साथ। ओके, नाउ नंबर 6, ट्रांसपोर्ट ट्यूब्स इन प्लांट्स आर कॉल्ड। ट्रांसपोर्ट ट्यूब्स इन प्लांट्स आर कॉल्ड। ट्रांसपोर्ट का मतलब है तरसील या रसाई या एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ठीक है। प्लांट्स में, पौधों में ऐसी ट्यूब्स जो कि प्लांट्स में फूड और वाटर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती हैं, उनको क्या कहते हैं? उन ट्रांसपोर्ट ट्यूब्स को क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्ट ट्यूब्स इन प्लांट्स आर कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम। ट्रांसपोर्ट ट्यूब्स इन प्लांट्स आर कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम। Transport tubes in plants are called xylem and phloem. Xylem help in the conduction of water while phloem help in the conduction of food. Conduction mean transport, ठीक है। So xylem and phloem are called the transport tubes. Xylem and phloem are called the transport tubes. So option number 6 जो है वो मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन डी के साथ। थोड़ा सा मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। नंबर 1 जो है वो हमारा मैच हो रहा है ऑप्शन एफ के साथ।
नंबर 2 हमारा मैच हो रहा है ई के साथ। नंबर 3 हमारा मैच हो रहा है ए के साथ। नंबर 4 मैच हो रहा है बी के साथ। नंबर 5 हमारा मैच हो रहा है ऑप्शन सी के साथ। और नंबर 6 हमारा मैच हो रहा है कौन से ऑप्शन के साथ? ऑप्शन डी के साथ। जितने क्लियर ये एरोज लगे हुए हैं, आपका बुक वर्क भी इसी तरह बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ठीक है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है पेज नंबर 50 पर, आप सब पेज नंबर 50 ओपन करें। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। अब आपको बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आपने मार्क करना है। नंबर 1, विच ऑफ दीज इज़ द करेक्ट चॉइस फॉर अ डाइकॉट? विच ऑफ दीज इज़ द करेक्ट चॉइस फॉर अ डाइकॉट? एक डाइकॉट प्लांट जो है उसकी क्या क्या खुसूसियात होती है, ठीक है। एक डाइकॉट सीड की, डाइकॉट लीफ की और डाइकॉट रूट की, ठीक है। कि डाइकॉट सीड किस तरह होता है, डाइकॉट लीफ किस तरह होता है, डाइकॉट रूट जो हैं वो किस तरह होते हैं। नंबर ए है 1 कोटिलीडन, पैरेलल लीव्स, फाइब्रस। आई थिंक इट्स टोटली रॉन्ग, ठीक है। नंबर बी है 2 कोटिलीडन्स, पैरेलल वेन्स, टेप रूट। नंबर सी है 2 कोटिलीडन्स, नेट लाइक वेन्स, टेप रूट। And the correct answer is option C. Option C. Dicot seeds have 2 cotyledons. Dicot leaves have net-like veins in them. And dicot roots are tape roots. आपको समझ आई, ठीक है। Now number 2. Which of the following is the correct choice for a monocot? ठीक है, अब आपने बताना है कि how is the monocot seed, how the monocot leaf look like, and how are the monocot roots. Number A, 1 cotyledon, parallel veins, fibrous roots. 2 cotyledons, parallel veins, tape roots. Number C, 2 cotyledons, net-like veins, tape root. And the correct answer is 1 cotyledon, parallel veins and fibrous roots, ठीक है। इसी तरह से आपने बुक के ऊपर बिल्कुल क्लियरली ये आंसर्स जो हैं मार्क करने हैं। आपको समझ आ रही है, ठीक है, कि किस तरह से आपने बुक के ऊपर आंसर्स जो हैं वो मार्क करने हैं। आपका नंबर 1 का करेक्ट ऑप्शन सी आ रहा है कम्प्लीटली, और मोनोकॉट का करेक्ट जो आंसर है वो आपका टोटली ए ऑप्शन आ रहा है। इज़ दैट क्लियर? आपको क्लियरली समझ आ रही है? ओके, नाउ अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ आपका जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 पेज 50 के ऊपर है, और ये क्वेश्चन भी आपने बुक के ऊपर ही करना है, ठीक है। लेकिन मेक श्योर कि आपने इसके लिए लाइंस लगाई हुई हो और ये बुक के ऊपर बहुत क्लियर आपका काम हुआ हो, अनक्लियर काम ना हो। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। ये कुछ टर्म्स हैं जो कि आपने डिफ़ाइन करने हैं, लेकिन इनको आपने कैसे डिफ़ाइन करना है, इस क्वेश्चन के साथ आपको जहाँ एम्प्टी जगह नज़र आ रही है, आपने पेंसिल और फुट के साथ वहाँ ऐसी लाइंस लगानी है, और लाइंस के ऊपर आपने बाकायदा एक एक हेडिंग देनी है, और उसके बाद आपने उन लाइंस में ये डेफिनेशंस जो हैं लिखनी है। अनटाइडी बुक वर्क बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। चूँकि डेफिनेशंस हैं, हम जाते हैं अपने फर्स्ट डेफिनेशन पर। द फर्स्ट इज सीड कोड, यानी व्हाट इज सीड कोड। तो आप जहाँ आपको इस क्वेश्चन के साथ एम्प्टी जगह मिलेगी, आप फुट पेंसिल के साथ लाइन लगाएंगे, हेडिंग आप लिखेंगे ऑप्शन ए सीड कोड, एंड देन आप लिखेंगे द सीड कोड इज़ द आउटर कवरिंग ऑफ द सीड दैट प्रोटेक्ट इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर from injury and drying out, full stop. The seed coat is the outer covering of the seed that protects its internal structure from injuring and drying out, full stop. ठीक है,
आपने सीड कोट जो है वो सीड की बैरूनी तह है या कवरिंग है जो कि सीड की हिफाजत करती है ज़ख्मी होने से, इंजर्ड होने से और उसको खुश्क होने से भी बचाती है। एंड ये डेफिनेशन आप कैसे लिखेंगे? एम्प्टी जगह पे आप लाइन लगाएंगे फुट पेंसिल के साथ और उस लाइन के ऊपर आप हेडिंग देंगे, नंबर ए हेडिंग, और फिर लिखेंगे एंड देन आप फुल स्टॉप ज़रूर लगाएंगे। ठीक है, बुक के ऊपर भी आपका काम जो है वो बहुत नीट होना चाहिए। देन नंबर बी कॉटिलीडन, नंबर बी हेडिंग देंगे कॉटिलीडन। द कॉटिलीडन इज़ द प्लांट्स फूड सप्लाई, फुल स्टॉप। It surround the growing embryo and provide food for it, full stop. Cotyledons are leaf-like structures, full stop. Cotyledons are also called seed leaves, full stop. ठीक है, the cotyledon is the plant's food supply. It surrounds the growing embryo and provides food for it. Cotyledons are leaf-like structures. Cotyledons are also called seed leaves. आपको क्लियर हो रहा है? ठीक है, कि कैसे आपने आंसर लिखना है। नाउ अब हम अपने ऑप्शन सी के पास जाएंगे, एम्ब्रियो। ऑप्शन सी एम्ब्रियो, दिस इज़ अनदर वर्ड ऑफ बेबी प्लांट। बेबी प्लांट को क्या कहा जाता है? उसको एम्ब्रियो कहा जाता है। ठीक है, द बेबी प्लांट इज़ कॉल्ड एम्ब्रियो या दिस इज़ अनदर वर्ड ऑफ बेबी प्लांट। ओके, नाउ नंबर डी एंजियोस्पर्म के एंजियोस्पर्म्स क्या हैं? ठीक है, नंबर डी एंजियोस्पर्म, प्लांट्स इन विच द सीड्स आर इनक्लोज इन फ्रूट्स और फ्लावर्स आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म्स। वो पौधे के जिनके जो बीज हैं वो फल या फूल के अंदर बंद होते हैं उनको हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं। एंजियोस्पर्म्स आर आल्सो कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, plants in which the seeds are enclosed in fruits or flowers are called angiosperms, full stop. Now number E gymnosperm, plants in which the seeds are not enclosed in fruits or flowers are called naked seed plants or gymnosperm. Plants in which the seeds are not enclosed in fruits or flowers are called naked seed plants or gymnosperm. वो पौधे के जिनके बीज फल या फूल के अंदर बंद नहीं होते बल्कि वो बाहर होते हैं, नज़र आते हैं, उनको हम जिम्नोस्पर्म्स कहते हैं। आपको पता है जिम्नोस्पर्म्स आर आल्सो कॉल्ड नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज 50 के ऊपर ही आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट है 4। ठीक है, क्वेश्चन 3 का आपका पार्ट है, पार्ट नंबर 4 है आपका। बिलो आर द डायग्राम्स ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट स्टेम्स। विच डायग्राम शोज द स्टेम ऑफ अ मोनोकॉट एंड विच शोज द स्टेम ऑफ अ डायकॉट। राइट अ रीज़न फॉर योर आइडेंटिफिकेशन। इस डायग्राम में, इस पिक्चर में, इस स्लाइड में आपको 2 डायग्राम्स नज़र आ रही है, द ए एंड बी। अब आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है कि इसमें मोनोकॉट स्टेम कौन सा है और इसमें डाइकॉट स्टेम जो है वो कौन सा है। और जब आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहते हैं कि ये जो है ये मोनोकॉट स्टेम है फॉर एग्ज़ाम्पल, या ये डाइकॉट है, या ये डाइकॉट है, ये मोनोकॉट है, तो फिर आप जस्टिफाई भी करेंगे अपने आंसर को रीज़न के साथ कि वाई आपने क्यों चूज़ किया कि दे आर इट इज़ अ डाइकॉट स्टेम। फिर आप जो है रीज़न भी बताएंगे। ठीक है, नाउ माय आंसर इज़ दिस इज़ अ डाइकॉट स्टेम। दिस इज़ अ डाइकॉट स्टेम। डाइकॉट स्टेम आप लिखेंगे बिकॉज रीज़न इसका ये है, द वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज इन अ रिंग। ये जो आपको वेस्कुलर बंडल्स नज़र आ रहे हैं दे आर अरेंज इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग। दैट्स वाई मैंने चूज़ किया कि ये जो स्टेम है ये डाइकॉट स्टेम है। मेरा ऑप्शन भी हो गया और मैंने अपना रीज़न जो है वो जस्टिफाई भी कर लिया है। ठीक है, इट इज़ अ डाइकॉट स्टेम बिकॉज द वेस्कुलर बंडल्स आर अरेंज इन अ रिंग फॉर्म। क्लियर हो गया आपको मैं क्या बोल रही हूँ? ठीक है, नाउ दिस इज़ अ मोनोकॉट स्टेम। आप कह रहे हैं या मैं कह रही हूँ
कि या मैंने चूज़ किया कि दिस इज़ आ मोनोकॉट स्टेम बिकॉज वाई। अब रीज़न इसका क्या है, रीज़न आपने ज़रूर बताना है क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है, कि राइट अ रीज़न फॉर योर आइडेंटिफिकेशन। द वेस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड थ्रू द स्टेम, स्कैटर्ड कहते हैं फैले हुए हैं। लुक एट दिस, आपको जो वेस्कुलर बंडल्स नज़र आ रहे हैं दे आर इन स्कैटर्ड फॉर्म, ये डाइकॉट की तरह रिंग फॉर्म में नहीं है। दैट्स वाई द वेस्कुलर बंडल्स आर स्कैटर्ड थ्रू द स्टेम, दैट्स वाई मैंने चूज़ किया कि ये जो है ये मोनोकॉट स्टेम है। आपको क्लियर हुआ, आपने चूज़ भी किया और आपने आंसर भी बताया, अपने आंसर को आपने जस्टिफाई किया। इज़ दैट क्लियर, आपको क्लियर हो गया आंसर, ठीक है। मेक श्योर कि आपकी राइटिंग जो है वो नीट होनी चाहिए, आपका काम जो है वो क्लियर होना चाहिए। सो दिस इज़ अ डाइकॉट स्टेम एंड दिस इज़ अ मोनोकॉट स्टेम। This is a dicot stem because the vascular bundles are arranged in a ring form, and this is a monocot stem because the vascular bundles are scattered through the stem. Now, अब पेज नंबर 50 के ऊपर ही अभी जितने हमने किए वो पेज 50 के ऊपर क्वेश्चन 3 के पार्ट्स थे। नाउ ऑन पेज 50 क्वेश्चन नंबर 4, हम अब पेज 50 क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर आते हैं, ठीक है, बुक में ही। The following statements are about the growth of a seed into a plant. Put them in the correct order. ये जितने स्टेटमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये स्टेटमेंट कहते हैं जुमले, ये सारे जुमले जो हैं ये ग्रोथ ऑफ अ सीड के बारे में है, यानी एक सीड जो है वो कैसे ग्रो करता है, वो कैसे बढ़ता है। लेकिन ये अरेंज नहीं है, इनका जो ऑर्डर है वो सही नहीं है, ठीक है। हमने इसका ऑर्डर जो है वो सही करना है, इसको हमने करेक्ट ऑर्डर में लेकर आना है कि सीड जब ग्रो करता है तो पहले उसके साथ क्या होता है, उसके बाद उसके साथ क्या होता है, ठीक है। आप क्या करेंगे कि आप इसी के सामने, आप जो है इसी के सामने, अब जैसे ए है इसको आप यहाँ पर ऑप्शन लिखते जाएंगे, ठीक है, कि इसका नंबर कौन सा आ रहा है, इसका कौन सा आ रहा है, इसका कौन सा आ रहा है, इसके सामने आप सिर्फ लिखते जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर नंबर 3 जो है फर्स्ट स्टेटमेंट पे आ रहा है तो आप यहाँ 1 लिखेंगे, या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर नंबर 4 जो है वो सेकंड करेक्ट ऑर्डर पे आ रहा है तो आप यहाँ नंबर 2 लिखेंगे। इसका मतलब ये है कि ये आपका फिर फर्स्ट स्टेटमेंट हुआ, सीड पहले ये किया, फिर ये आपका सेकेंड हुआ, ठीक है। तो आप अपने पेन जो है आप हाथ में पकड़ लें और करेक्ट ऑर्डर में हम करते जाएंगे और आप सामने जो है उसकी नंबरिंग करते जाएंगे, ठीक है। दिस इज़ अबाउट द ग्रोथ ऑफ अ सीड, सीड के ग्रोथ के बारे में है, ठीक है, लेकिन इसका ऑर्डर जो है ये सही नहीं है ये। अच्छा, नंबर 1, द शूट ग्रोज अपवर्ड, ठीक है, द शूट ग्रोज अपवर्ड, शूट कहते हैं तने को, कि तना जो है वो ऊपर, अपवर्ड कहते हैं ऊपर की तरफ बढ़ता है। नंबर 2, द रूट बिगिंस टू ग्रो डाउनवर्ड, रूट कहते हैं जड़ों को, जड़ जो है वो डाउनवर्ड कहते हैं नीचे की तरफ, जड़ जो है वो नीचे की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। नंबर 3, इवेंचुअली बर्ड्स अपीयर एंड ब्लॉसम इनटू फ्रूट, इसके बाद बर्ड्स जो हैं कोंपले निकलना शुरू हो जाती हैं और ये कोंपले जो हैं ये फूल में तब्दील हो जाती हैं। नंबर 4, द स्टेम ग्रो स्ट्रॉन्गर एंड मूव लीव्स अपीयर एंड मोर लीव्स अपीयर, तन्ना जो है स्टेम वो बढ़ने लगता है, ठीक है, स्ट्रॉन्गर ताकतवर हो जाता है और उसके बाद ज़्यादा मोर लीव्स, मज़ीद, मोर यहाँ पर मज़ीद पत्ते निकलना शुरू हो जाते हैं। अपीयर का मतलब है नमूदार होना शुरू हो जाते हैं। नंबर 5, द सीड इज़ बरीड इन द सॉइल, बीज जो है बरीड कहते हैं दफन है मट्टी में, बीज मट्टी में दफन है। द सीड कोट बिकम सॉफ्ट, और सीड की जो कवरिंग है जिसको हम सीड कोट कहते हैं सॉफ्ट, वो नरम हो जाती है। नंबर 6, लीव्स अपीयर ऑन द शूट, पत्ते शूट के ऊपर, तने के ऊपर निकलना शुरू हो जाते हैं। नंबर 7, द सीड लीव्स बिकम सॉफ्ट एंड ओपन, सीड लीव नरम हो जाते हैं और निकलना शुरू हो जाते हैं। अब ये सारे पॉइंट्स आप सुन चुके हैं, इनको हमने करेक्ट ऑर्डर में लेकर आना है
कि एक सीड जब ग्रोथ करता है तो सबसे पहले उसके साथ क्या होता है, उसके बाद उसके साथ क्या होता है, एंड देन एंड आफ्टर देन, और लास्ट में उसके साथ क्या होता है। तो आपने स्टेटमेंट्स के आगे आप नोट करते जाएंगे, ठीक है। द शूट ग्रोज अप, अच्छा अब फर्स्ट, अब करेक्ट ऑर्डर पे हम आते हैं। करेक्ट ऑर्डर, सही तरतीब इनकी क्या होगी कि सीड के साथ सबसे पहले क्या होगा। नंबर 1, द सीड इज़ बरीड इन द सॉइल, द सीड कोड बिकम्स सॉफ्ट। ये स्टेटमेंट आपका स्टेटमेंट नंबर 1 हो जाएगा। द सीड कोड इज़ बरीड इन द सॉइल, द सीड कोड बिकम्स सॉफ्ट। ये स्टेटमेंट आपका नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। नंबर 2 आपका द सीड लीव्स बिकम सॉफ्ट एंड ओपन। ये वाला स्टेटमेंट आपका नंबर 2 हो जाएगा। द सीड लीव्स बिकम सॉफ्ट एंड ओपन। अब नंबर 3 पे कौन सा आएगा, द रूट बिगिनस टू ग्रो डाउनवर्ड। इससे रूट्स निकलना शुरू हो जाएगी जो कि नीचे की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएगी। नंबर 4 पे कौन सा आएगा, द शूट ग्रोज अपवर्ड, तना ऊपर की तरफ ग्रो करना शुरू कर लेगा। नंबर 5 पे कौन सा स्टेटमेंट आएगा, लीव्स अपीयर ऑन द शूट, शूट के ऊपर या तने के ऊपर पत्ते जो हैं वो निकलना शुरू हो जाएंगे। नंबर 6 पे कौन सी स्टेटमेंट आएगी, द स्टेम ग्रोज स्ट्रॉन्गर, तना मज़ीद मजबूत हो जाता है, एंड मोर लीव्स अपीयर, और मज़ीद पत्ते उसके ऊपर निकलना शुरू हो जाते हैं। नंबर 7, एवेंचुअली बर्ड्स अपीयर एंड ब्लॉसम इनटू फ्लावर, कॉम्प्लेन निकलना शुरू हो जाती है और उसके बाद फूल निकल आते हैं। तो ये आपका करेक्ट ऑर्डर है, ठीक है। इन स्टेटमेंट्स को जो अभी हमने डिस्कस किए थे उनको आपने इस ऑर्डर में लेकर आना है। आपको समझ आ रही है मेरी बात की, ये सारा हमने अभी बुक वर्क किया, एक हमने रिटन वर्क किया कॉपी में, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन था कॉपी का इस यूनिट का। और उसके बाद हमने बुक वर्क किया, पेज 49 पर हमने क्वेश्चन 2 किया, मैच द कॉलम। पेज नंबर 50 पर हमने क्वेश्चन किया, ठीक है, कि मोनोकॉट और डाइकॉट के लिए करेक्ट स्टेटमेंट्स जो हैं वो कौन से हैं। कोई वो क्वेश्चन 3 था। क्वेश्चन 3 के 2 और पार्ट्स थे। क्वेश्चन 3 का जो पार्ट नंबर 4 था उसमें हमने डेफिनेशंस की, उसके बाद हमने रीज़न दिया और फिर हमने करेक्ट ऑर्डर वाला क्वेश्चन किया, ठीक है। सो बुक वर्क हमने कर लिया है। नाउ अब आपका होमवर्क क्या है, अब आपने होमवर्क में क्या करना है, डू बुक एक्सरसाइज 2। अब आपने बुक में एक्सरसाइज नंबर 2 करनी है। एक्सरसाइज 2 कौन सी थी, मैच द कॉलम। समझ आ रही है आपको। पेज नंबर 49 पर आपकी जो एक्सरसाइज 2 थी मैच द कॉलम वाली, ये आपका होमवर्क है, ये आपने करना है। ऑन बुक प्लस राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन क्लास वर्क कॉपी। क्वेश्चन कौन सा था आपका, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर सिस्टम वाला क्वेश्चन करना है कॉपी में, और पेज नंबर 49 पर आपने मैच द कॉलम करना है। ये आपका होमवर्क है। तो ये होमवर्क आपका मस्ट होना चाहिए और नीट होना चाहिए, ठीक है। ओके, ये आपकी डायरी हो गई। एनी क्वेश्चन? ओके, थैंक यू सो मच।